वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 4 अक्टूबर। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। देखिए, एज़ यूजुअल बहुत बार आ चुका है ये आर्टिकल वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अगर आपके पास आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ऑल्दो इस बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है लेकिन प्रीलिम्स में नहीं आया अभी तक, है ना। और 2017 में भी साइमल्टेनियसली इलेक्शन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नए आर्टिकल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूज़ जो है अभी रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या हुआ है, 5 एनजीओ पे, ठीक है, 5 एनजीओ में, कहाँ के, दिल्ली में 5 एनजीओ में जो है छापा मारा गया है। उनके ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं। किस चीज़ के अंडर में, आपको पता होगा एनजीओ क्या करता है, सोसाइटी के लिए जो है सोशल वर्क का काम करता है। और सॉरी, ये एफ लिख दिया मैंने, एनजीओ है ना, सोशल वर्क का काम करता है। अब ये सोशल वर्क के लिए इसके पास खुद का कोई इनकम तो सोर्स नहीं होता। ये क्या करता है, सोसाइटी से, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल से, फंडिंग जो है कलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एनजीओ को एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन के अंडर में जो है फंडिंग गेन करने का या फंडिंग कलेक्ट करने का राइट्स है। ऑल्दो भी रिसेंटली आपको पता होगा कुछ टाइम पहले 2022 के आसपास एफसीआरए एक्ट के अंडर होम मिनिस्ट्री ने इसमें अमेंडमेंट किया था कि जो भी एफसीआरए होगा, जैसे पहले ऐसा था कि हर 5 साल में अमेंडमेंट होगा, फिर इसके बाद बोला गया कि एफसीआरए के अंडर में रजिस्टर जितने भी एनजीओ हैं उन्हें हर साल जो है अमेंडमेंट करना होगा, उनमें हर साल री रजिस्टर करना होगा, ताकि पता चले कि उनके साथ जो जो फंडिंग्स आ रही है उनके पास, चाहे वो फॉरेन से आ रही हो चाहे नेशनल लेवल से आ रही हो, क्या उस फंडिंग का एफसीआरए ने सही तरीके से यूज़ किया है या नहीं किया है, ठीक है। बहुत सारे, यानी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एनजीओ पे नज़र बहुत ज़्यादा पैनी हो गई थी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो अभी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 5 एनजीओ पे रेड मारना और ये बोलना कि कहीं ना कहीं यहाँ जो इनके द्वारा पैसे लिया जाता है उसका कहीं तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली इन 5 एनजीओ पे ना ये एलिगेशंस लगाया गया है। इन 5 एनजीओ ने क्या किया है, नाम नहीं मेंशन है यहाँ पे, कि इन्होंने उन फॉरेन से जो पैसे लिए हैं वो इसलिए लिए हैं ताकि अडानी ग्रुप्स जो हैं वो, और इसके अलावा जीएसडब्ल्यू ग्रुप जो है, इनके द्वारा जो भी प्रोजेक्ट्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स है, जिस पे भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स पे जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए इन एनजीओ ने जो है फॉरेन से पैसा लिया है, ऐसा एलिगेशन इन पे लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है राइटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है गलत बता रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है, देखिए एनजीओ में, क्योंकि एनजीओ में काम कौन करते हैं, एक्टिविस्ट करते हैं, उनके पास राइट्स है ना, उनके पास राइट्स है क्वेश्चन रेज करने का, उनके पास राइट्स है सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस के बिहाफ पे, उनके राइट्स पे वॉइस कंसर्न रेज करने का। लेकिन यहाँ पे जो है एफसीआरए के रेगुलेशंस के बेसिस पे एनजीओ पे जो है अटैक करना, उनके फंडिंग्स को रोकना या फंडिंग पे जो है एक नज़र गड़ा के रखना, तो यहाँ पे राइटर ना इसका क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि जो अडानी ग्रुप और जीएसडब्ल्यू के ग्रुप ने इनमें एलिगेशंस लगाए ना कि इनके प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए ही इन एनजीओ के पास पैसे आए हैं, क्योंकि जो फॉरेन के कंपनीज़ हैं वो इनके बिहाफ पे, इनके यानी अडानी ग्रुप और जीएसडब्ल्यू को रोकने के लिए जो है एनजीओ को एक सपोर्ट में लिया है, ना कि कोई सोशल वेलफेयर के लिए यहाँ पे पैसा दिया गया है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि क्या अडानी और जीएसडब्ल्यू ग्रुप जो है वो डेवलपमेंट का, असल में डेवलपमेंट का काम करती है, ठीक है। क्या कोई रेगुलेशन जो है, जो इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनका वायलेशन नहीं करती हैं ये, ठीक है। ऑल्दो ये जो है अभी ना ज़्यादा नाम लिया गया है, ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो है राइटर एनजीओ के सपोर्ट में लेते हुए और इनकम टैक्स को जो है क्रिटिसाइज़ करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो इनकम टैक्स भी है ना वो एक तरीके से कॉर्पोरेट की हायर गन की तरह काम कर रही है। जब मन चाहे, जिसके ऊपर मन चाहे आप शूट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनकम टैक्स का रेट बढ़ना, क्योंकि एनजीओ कोई खुद थोड़ी पैसे कमा रही है ना, उसके पास खुद का थोड़ी पैसा है, या फिर ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी कर रही हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ जो है ये आर्टिकल ओवरऑल इस चीज़ पे बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं लेटर ऑन आगे कुछ आता है क्या इसका प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि थोड़े हिडन वे में ही इसमें बताया गया है ना, डायरेक्टली किसी एनजीओ का नाम है। ऑल तो बस यहाँ बताया गया है कि एक है स्पेसिफिकली 5 एनजीओ में से एक है मेनली जो पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च करके, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो बताया नहीं है, लेकिन देखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि इशू क्या है इसमें। तो आप एक काम करिएगा, इसके बेसिस पे आप जो है एनजीओ, सोशल जस्टिस के अंडर में ये टॉपिक कवर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एनजीओ क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और अभी तक यूपीएससी ने एनजीओ पे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, क्या ये नोट्स आपके पास हैं, तो आपको एक बार ये रीचेक कर लेना है, रिवाइज कर लीजिएगा इस बहाने।
ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एलिफेंट के बारे में। देखिए एक्चुअली राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि जब भी जैसे अभी 2005 से हमारे इंडिया में क्या है, टाइगर क्राइसिस बहुत ज़्यादा फेस करने को मिला था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर हमने क्या किया, जो भी बिग कैट है, टाइगर सेंसस है, उन पे काम करना शुरू कर दिया हमने। और हमने जो है सेंसस निकाला, उनकी जो मेथोडोलॉजी है, उनको जो गिनने का तरीका है, पग मार्क से जो हम गिनते थे उसको छोड़ के हमने जो है सीसीटीवी फुटेज या फिर जो भी मेथोडोलॉजी है बहुत कुछ चेंज करें इन एनिमल्स या इन कैट्स को रिकवर करने के लिए, और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन वहीं बात जब हम एलिफेंट की बात करते हैं, जब इतना बड़ा एलिफेंट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पे इन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। ठीक है, जैसे राइटर बता रही हैं कि हर 5 साल में जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है मेनली सर्वे करवाती है इनकी पॉपुलेशन, और इनकी पॉपुलेशन की जो काउंट है ना, कि ये जैसे फॉरेस्ट है मान लीजिए, ठीक है, और इस फॉरेस्ट में कितने सारे एलिफेंट्स हैं, इसका काउंट पता है कैसे करते हैं ये लोग? डंक काउंट से करते हैं, कि जो डंक उनके द्वारा जो वेस्टेज डाला जाता है उससे पता चलता है कि ओवरऑल पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर में कितने एलिफेंट सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऑर्थोडॉक्स या फिर एक कहीं ना कहीं बहुत ही पुराना ओल्ड मैथड है। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत थी, ताकि इसमें जो है वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट के द्वारा नए मेथड्स को अप्लाई किया जाए। क्या करना है, क्या करना, किस तरीके से इन्हें कंजर्व करने हैं, नए प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं। ठीक है, ऑल्दो इस पर गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया, यहाँ के इसके हैबिटाट जो एलिफेंट है, ठीक है, ये किस तरीके से डिस्पर्जल हो जाते हैं, क्या क्या इनके इश्यूज़ होते हैं, इन पे भी फोकस किया गया। ऑल्दो इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनके फूड, इनके हैबिटाट जो है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है राइटर का ये इस पूरे ओवरऑल आर्टिकल में एक नज़रिया ये है, जिस तरीके से हम बिग कैट्स पे हाईलाइट करते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट पे, उनके कंजर्वेशन पे जितना हम इन्वेस्ट करते हैं, उतना हम जो है बाकी एलिफेंट या बाकी किसी जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन में है या बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, उन पे हम नहीं करते हैं। अब जैसे 2010 में राइटर बता रहे हैं कि 2010 में क्या एलिफेंट टास्क फोर्स बनाया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने फर्दर उस काम को कोई आगे नहीं बढ़ाया। और एनडीए गवर्नमेंट की तो एनडीए गवर्नमेंट ने कहा कि अभी रिसेंट टाइम से एलिफेंट का जो नंबर है वो स्टेगनेंट है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो अभी इतनी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों के नेग्लिजेंस की वजह से ही जो है एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट आए दिन आपको जो है एलिफेंट कॉरिडोर्स में मिलेगा, स्पेसिफिकली आपके केरल के एरिया में, ठीक है, पेरियार, कोझिकोड, है ना, इन वाले एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं राइटर जो है बता रहे हैं कि प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है एज़ कम्पेयर बाकी जो बिग कैट्स को दी जाती है, उतने जो अटेंशन है, ठीक है, कंपेरेबल अटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं लैक है। ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट फॉर दी एलिफेंट, यहाँ पे एग्जांपल राइटर ने एलिफेंट का लिया है, या फिर किसी जगह किसी और एलिफेंट्स को भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पे अमेरिका के बारे में है, यूएस और चाइना। देखिए क्या है, राइटर बता रहे हैं चाइना का किस तरीके से दबदबा बढ़ रहा है ओवरऑल ग्लोबल में। जैसे आपको पता होगा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इसको EDU कहते हैं चाइनीज़ में, यानी कि ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट है। मेनली इसमें फोकस क्या है कि चाइना का जो एंट्रेंस है इसका मेन है कि पूरी तरीके से ओवरऑल ग्लोब को अपने कंट्रोल में रखना, वहीं उसी हिसाब से उसमें जो है इंफ्रा पे फोकस करा है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, भले चाइना के लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नेशंस के लिए नुकसान ही है। अगर आप बड़े लेवल पे देखोगे, बड़े लैंडस्केप में देखोगे, इवन यूएस से भी इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव कंपेलिंग में देख रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, इकोनॉमिक मॉडल जो है वो क्लियर नहीं है चाइना की तरफ से। ठीक है, अब जैसे राइटर बता रहे हैं कि क्या होता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, मेनली सब्सटेंशियल फाइनेंशियल क्या करता है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के द्वारा कंट्री को ट्रैप में लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे इन्होंने श्रीलंका का एग्जांपल यूज़ किया है, हम्बन टोटा का। ठीक है, देखिए इसमें चाइना क्या करता है, ये सभी को आपको पता होगा, एक मिनट, ये आपको पता होगा कि चाइना क्या करता है। अब जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहाने है ना, वो अपने ट्रुप को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चाइना से फिर ये म्यांमार गया, फिर म्यांमार से ये श्रीलंका गया, फिर श्रीलंका से ये सीधा मालदीव गया, फिर मालदीव से इसने क्या करा, पाकिस्तान चाबार पोर्ट जो है, आई थिंक ग्वादर पोर्ट है शायद, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप बताइएगा, ग्वादर और चाबार पोर्ट, चाबार आई थिंक ईरान का और ग्वादर पाकिस्तान का है, ग्वादर है ना। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद फिर ईरान, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट के कंट्रीज़ में जाके फिर अफ्रीका, फिर इजिप्ट वगैरह जाके। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरा जो बेल्ट है वो बनाया जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा।
अब चाइना क्या करता है ना, जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे डेवलपमेंट करता है ना, तो चाइना हर एक कंट्री में, जैसे श्रीलंका में इसने हम्बनटोटा को लिया। हम्बनटोटा पोर्ट जो है, जैसे ये श्रीलंका है, ठीक है, इस लोकेशन पे पड़ता है हम्बनटोटा, श्रीलंका के ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया, इस पोर्ट को लिया, ठीक है, लीज पे लिया, है ना। और तो यहाँ पे जो है कुछ अमाउंट जो है लैंडिंग का काम किसको किया, श्रीलंका के लिए, क्योंकि श्रीलंका काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस पे फेस कर रहा था, ठीक। धीरे धीरे क्या होता है कि चाइना की पॉलिसी क्या है, चाइना जिस तरीके से बोरो देता है, डेप्ट देता है आपको, ठीक है, जब आप इसको चुकाने के लिए मना कर देते हो ना, तो ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है या फिर कोई भी लैंडस्केप पे जो वो काम कर रहा है ना, उसको पूरा अपना हड़प लेता है, अपना पूरा बेस बना लेता है। चाइना का सिर्फ ये श्रीलंका के साथ ही नहीं है, हर नेशन के साथ है ये। तो यहाँ पे राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बेसिस पे जो ये आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, ये क्या करता है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के द्वारा जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है उनको एक ट्रैप में फंसा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीलंका का यूज़ किया है। अब जैसे यहाँ पे श्रीलंका हम्बनटोटा के लिए इसने 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया, 1.12 बिलियन यहाँ पे एक्सचेंज करना है, पैसा देना पड़ेगा। ऑल दो यहाँ पे श्रीलंका के पास इतना पैसा है भी नहीं, क्योंकि ये क्राइसिस पे चल रहा है, ठीक है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा एक कंसर्निंग है यहाँ पे। और इवन श्रीलंका के साथ क्या करता है फिर ये है ना, बाकी पोर्ट्स के साथ साथ जो और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, स्ट्रीमिंग, परसिस्टेंट ट्रेड, बजट, इन सब चीज़ों में जो है ये इंटरफेरेंस करता है जो चाइना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ हम्बनटोटा में क्या करता है, अब इसने क्या, देखिए हम अब आप पूछ सकते हो कि भैया हम्बनटोटा को ही इसने क्यों फोकस किया, कहाँ चाइना, क्योंकि हम्बनटोटा इंडियन ओशन का बहुत बड़ा एक मेन स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और यहाँ पे इंडिया को काउंटर पार्ट करने के लिए ही इसने हम्बनटोटा पे जो है अटैक किया है चाइना ने, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, बर्मा, इन सारे रीजन्स में कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स को इन्वॉल्व करवा के लोगों को ट्रैप में फंसाता है, ठीक है। ऑल्दो अभी जो है चाइना के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जैसे कि ग्लोबल की काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन है, इन्होंने रिपोर्ट दी है 2023 के अकॉर्डिंग चाइना ने ओवरऑल ग्लोबल में 101 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। उसमें से 10 प्रोजेक्ट तो स्पेसिफिकली इंडो ओशन के अंडर में है, स्पेसिफिकली नेबल पोर्ट्स में, जैसे कि हम्बनटोटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स चाइना ने इन्वेस्ट किए 2023 के अंदर में, ताकि पूरा का पूरा इंडो ओशियन, जैसे साउथ चाइना सी का तो इशू आपको पता ही है कितना ज़्यादा चल रहा है, वहाँ पे जो 9 डैश लाइन है उस पूरे रीजन को कह रहा है, चाहे वो अंदर के जो भी पार्शल आइलैंड्स हैं, ठीक है, या फिर आपके फिलीपींस हैं, उनके एलिगेशंस को हटा के कि भैया इसमें हमारा भी अधिकार है, उसको खत्म करके चाइना क्या कह रहा है कि 9 डैश लाइन का पूरा एरिया मेरा है। वैसे ही जो है ये हम्बनटोटा का लेते हुए फिर अब ये मॉरिशस में आ गया, मालदीव्स में आ गया, मालदीव्स के बाद अब ये पाकिस्तान, ठीक है। धीरे धीरे पता क्या करेगा, इनको भी ट्रैप में फंसाएगा और कहेगा फिर एक दिन कि ये पूरा इंडियन ओशन ही मेरा है। इतनी स्ट्रैटेजिकली चलता है चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल दो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि अब देखिए इसका काउंटर पार्ट कौन कर सकता है, वो है यूएसए। और यूएसए ने इस चीज़ के लिए काम भी किया। यूएसए ने क्या किया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया है। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए यूएसए ने जो है इंडियन ओशन में ना इंडियन पैसिफिक ओशन में ना वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट बनाया है कोलंबो के, जो कि लार्जेस्ट है अभी तक का इंडिया और पैसिफिक ओशंस के बीच में लार्जेस्ट बिजनेस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो कि कोलंबो में है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली चाइना को काउंटर करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ऑल दो श्रीलंका को सजेशन दे रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि जी ये डीएफसी है, जिस तरीके से ये आपका डीएफसी किसका, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यूएसए का है। तो यूएसए से अगर आप हेल्प भी लेते श्रीलंका, तो यहाँ पे 40,000 जॉब भी मिल जाती, जीडीपी मिल जाती। ऑल दो यहाँ पे डीएफसी जो मेनली फाइनेंस है यूएसए के द्वारा इतना सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि श्रीलंका बहुत बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, ठीक है। छोटा मोटा तिनके का सहारा इतना इनफ नहीं है अभी श्रीलंका जिस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूएस का बहुत बड़ा काउंटर पार्ट चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ओशन में जिस तरीके से चाइना अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, वहाँ से बाहर की किसी ना किसी कंट्री का, किसी ना किसी पावरफुल स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ यूएसए कर रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ है। और तो यहाँ पे डीएफसी राइटर बता रहे हैं कि डीएफसी को टाइम टू टाइम जो है अपने वर्क कल्चर के हिसाब से, क्योंकि देखिए अब पॉलिटिकल पार्टी, अब जैसे आपको पता है नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका में, अब पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही बदलती है ना तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं। अभी जैसे रिपब्लिक ऑफ यूएसए यानी जो आपके जॉय बाइडेन का रूल है, अगर हिलैरी क्लिंटन आती हैं तो ये जॉय बाइडेन की जो भी, क्योंकि ये इनकी सक्सेसर रहेंगी और इनकी पार्टी ने जो किया वही चीज़ आगे बढ़ेगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए ना तो फिर ये डीएफसी यूएफसी भूल जाओ आप, क्योंकि ट्रंप जो है ज़्यादा इंडियन पैसिफिक ओशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, ये अलग ही थोड़ा चलता है। तो पॉलिसी भी जो है इम्पैक्ट हो सकती है अमेरिका की। ऑल्दो देखते हैं कि राइटर ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका को जो है अपना कमिटमेंट जैसे कि क्या होता है ना, देखिए अमेरिका में एक चीज़ अच्छी है कि ट्रांसपेरेंट, सस्टेनेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट दिखता है कि अगर ये इंडिया पैसिफिक ओशंस में अगर कोई पोर्ट पे काम कर रहा है तो ये कोशिश करेगा कि सभी को फ़ायदा हो इससे, ठीक है, जैसे जापान है, इंडिया है, मॉरिशस है, ठीक है, सबको। लेकिन चाइना का ऐसा नहीं है, चाइना का अपना डोमिनेंस दबा रखना है, सब मेरे नीचे हो और मैं सबका एक प्रोमिनेंट एक लीडर बनूं, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये आर्टिकल है ओवरऑल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए इकोनॉमी में एक छोटा सा आर्टिकल था कि बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया ने जो है अभी साइन पैक्ट्स किया है, एक पैक्ट साइन किया है। किस चीज़ के लिए? कि नेपाल बांग्लादेश को इंडिया के थ्रू, ठीक है, इंडिया को मुजफ्फर 400 kV ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो है दाल के भर, यानी नेपाल है यहाँ से, ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है, तो ये नेपाल इस लाइन से आपको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करेगा। यानी यहाँ पे नेपाल विल 40 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश देगा इंडियन टेरिटरी का यूज़ करते हुए, ठीक है। ये पैक्ट जो है अभी साइन हुआ है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो ये न्यूज़ था, बाकी देखते हैं आगे आता है क्या है। देखिए अभी क्या है, आपको पता है कंटिन्यूसली सीज़न, रेनफॉल का सीज़न है। अभी मानसून ख़त्म हुआ था लेकिन अभी रिटर्न मानसून शुरू हो गया। तो रिटर्न मानसून के टाइम पे एक तो आपके जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनके कोस्ट पे बारिश होती है, ठीक है ना, इस कोस्ट पे होती है। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न है थोड़ा, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पे बारिश है ना इस वाले रीजन में, और इस वाले रीजन में रिटर्न मानसून में बारिश होती है आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी बिहार में जो रीजन है, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न बिहार, उनमें पूरी तरीके से फ्लड का रीजन बन चुका है। नियरली 15 लाख के आसपास 17 डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्लड हो चुका है। बहुत बड़ा सीवियरली इशू है ये, और ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, ये हर साल फेस करना पड़ता है इन्हें मानसून। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं मेनली क्या होता है कि नॉर्दर्न बिहार में स्पेसिफिकली ये फ्लड आने का रीज़न, एक तो उसका जोग्राफिकल रीजन, जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन का काम करता है, इसमें बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 4 तरह के फ्लड्स बताए हैं जो बिहार में आते हैं। पहला फ्लड है फ्लैश फ्लड, जो मेनली रेनफॉल की वजह से आता है, स्पेसिफिकली नेपाल से सीधा, क्योंकि नेपाल के जस्ट नीचे ही आपका बिहार पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा पानी का फ्लो सीधा बिहार में आता है। दूसरा है रिवर फ्लड, जो कि 24 आवर्स या वीक के अंडर में जो धीरे धीरे पानी का बसाव जो है बढ़ता रहता है। तीसरा ड्रेनेज कंजेशन, क्योंकि ड्रेनेज में क्या होता है, सिल्ट वगैरह भर जाना, बहुत ज़्यादा गाद भर जाने की वजह से क्या होता है कि पानी ड्रेनेज भर के फिर ऊपर फ्लो करने लगता है। चौथा है परमानेंट वाटर लॉक्ड एरिया, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से लॉक्ड है, जहाँ पानी जाएगा ही नहीं और रुक जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो पहले 3 मेजर रीज़न है ना, वो मेनली सबसे बड़ा मेन कारण है नेपाल से सीधा बिहार में इम्पैक्ट, यानी नेपाल में अगर बारिश होती है, कुछ भी होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो सीधा बिहार पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसके नीचे ही है और ये स्लोपी एरिया आपको पता ही है ना। तो इससे क्या होता है कि जो बिहार में कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बालान, महानद, अधवारा, ये सारे रिवर्स देखिए नेपाल और बिहार के बीच में जॉइंट है ये रिवर्स, है ना। तो यहाँ ये सारे क्या होता है, इनके फ्लो से बिहार में फ्लड हो जाता है। एक तो ये मेजर रीज़न है, जो 3 फैक्टर्स बताए थे उसमें से। 4th रीज़न जो लॉगिंग था, परमानेंट वाटर लॉग, तो इनको इन्होंने बोला है कि देखिए वाटर लॉग का तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्ट्रक्चर ही ऐसा है। जैसे अगर मान लीजिए ये बिहार का लोकेशन नॉर्थ वाला एरिया है, अगर आप इसमें एम्बार्कमेंट भी बना लेते हो, एम्बार्कमेंट मतलब जैसे कोस्ट होता है ना, जिसको तटबंध बोलते हैं, जैसे भाई मान लो जैसे ये रिवर है, अब रिवर के ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसे तटबंध कोस्ट बना दो ताकि ये पानी इससे बाहर ना जाए और फ्लड का पानी इस साइड ना हो जाए, है ना। तो लेकिन क्या होता है कि फ्लो इतना ज़्यादा होता है रिवर के अंडर में, तो इसको क्रॉस कर जाती है रिवर, ठीक है, इस एनवायरनमेंट को भी क्रॉस कर जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। लोकल लैंग्वेज में इसको चौरस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी राइटर बता रहे हैं कि इसके अलावा जो कोसी रिवर है वो बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न है, सोरा ऑफ बिहार बोलते हैं। 1950 में इस पर डैम बनाने की भी कोशिश करी गई थी, एम्बार्कमेंट भी बनाया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इतना सीवियरली पानी फ्लो होता है ना यहाँ पे।
तो यहाँ पे कितना ही हम इम्बार्कमेंट या फिर आप डैम बना लीजिए, फ्लो बढ़ जाता है वाटर का, स्पेसिफिकली मानसून के सीज़न पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं देखिए दो सॉल्यूशन है, या तो फिर आप पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस करो पूरी तरीके से, ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जितना आप पूरा मिटिगेशन कर सकते हो, पूरा इम्बार्कमेंट डैम्स वगैरह बना के पूरा स्ट्रक्चर चेंज करो। या फिर दूसरा ये है कि भैया आपको पता है कि आपका क्या कहाँ कमी, आपको पता है किस रीजन में सबसे ज़्यादा फ्लड आता है कहाँ, तो आप अपने टेक्नोलॉजी को इतना इम्प्रूव करिए कि रेनफॉल के आने से पहले लोगों को जो है अवेयर कर दो, लोगों को उस जगह से खाली कर दो, ताकि एक स्मार्टली पहले से ही जो है उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तो यहाँ पे जैसे कि फ्लड एटलस क्या कहता है कि रिस्क को मिनिमाइज करना। फ्लडेड एरिया, देखिए फ्लडेड एरिया का क्या होता है, अब जैसे आप खुद देखिए, अब जैसे आपको पता होगा हमारा जो ये इंडिया वाला लोकेशन है, ठीक है, अब जैसे ये वाला पार्ट है, तो यहाँ से ये पूरा नेपाल है और इसके जस्ट नीचे ही ये पूरा इतना बड़ा यूपी, फिर उसके बाद बिहार। आप सोचिए ये बिहार, आप बिहार में चेंजेस कर लो, नेपाल को थोड़ी बदल सकते हो, नेपाल तो खुद अलग, नेपाल इंडिया का कोई ऐसा भी नहीं है कि नेपाल अपना ही स्टेट है हम चेंज कर लेते हैं। और यहाँ से सारी रिवर फ्लो करती हैं, आपको पता है मेजर जो हिमालय का, क्योंकि ये मिडिल हिमालय वाला है ना, और ये मिडिल हिमालय के अंदर में सबसे बड़े बड़े पीक सारे इसी रीजन में, उसके जस्ट नीचे ही बिहार है, तो यहाँ से सारे रिवर फ्लो करेंगे। आप चाहे इस पूरे बिहार में स्ट्रक्चर चेंज कर लो, नहीं होगा, क्योंकि बेस जो ऊपर का मेन कॉज है ना, जो स्ट्रक्चर है वो बना ही इस तरीके से है, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे फ्लड एटलस का कहना है कि मिनिमाइज करना डैमेज, जहाँ फ्लड बहुत ज़्यादा होता है उसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है कि फ्लड मैनेजमेंट करना, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस से ज़्यादा लोगों को जो है डायनेमिक तरीके से, यानी लोगों को अवेयर करना, वार्निंग सिस्टम से, रिएक्शन टाइम अवेयरनेस ट्रेनिंग दिलाना, अगर फ्लड आ गया तो किस तरीके से आपको अपने आप को बचाना है, आसपास के लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन होगा जो कि इस आर्टिकल में है, ठीक है। देखिए इधर इसके अलावा यहाँ पे साइक्लोन से रिलेटेड है, ये ऑल्दो ये साइक्लोन इंडिया वाला नहीं, ये है हरिकेन वाला जो कि अमेरिका में आता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही सीवियरली आया है, स्पीड बहुत तेज़ रही है इसकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्म लॉस हुआ है। तो आप प्लीज़ एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में रिवाइज कर लीजिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग कंट्रीज़ में क्या कहते हैं उसको आप याद कर लीजिए। जैसे विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन बोलते हैं, टॉर्नेडो बोलते हैं, ठीक है, हमारे में तो चक्रवात बोलते हैं, है ना, साइक्लोन बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नेशंस के अलग अलग नेम है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडिया और वेस्ट एशियन क्राइसिस के बारे में क्या है, आपको पता है अभी कुछ टाइम से, पिछले एक हफ्ते से ईरान और इराक के बीच में बहुत ज़्यादा अटैक चल रहा है। अभी ईरान ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया था क्योंकि अभी ईरान के लीडर्स की डेथ हो गई थी। ऑल्दो इजराइल ने कहा कि मैंने नहीं करवाया, लेकिन आपको भी पता है और हमें भी पता है और यूएस को भी पता है, सबको पता है किसने क्या अटैक करा है। ऑल्दो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों को, मतलब यहाँ पे मेनली इस आर्टिकल के अंदर में जो डिस्कस किया जा रहा है ना वो ये है, ईरान एक तरफ है और इजराइल एक तरफ है, ठीक है, और इजराइल के पीछे कौन है, यूएस से है। अब बीच में फंस गया इंडिया, क्योंकि इंडिया का ईरान भी बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि यहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा चाबार पोर्ट है उसका यूज़ करते हैं वेस्ट एशिया के नॉर्थ कॉरिडोर में जाने के लिए। अब इजराइल से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं और इजराइल से स्पेसिफिकली हम डिफेंस टेक्नोलॉजी लेते हैं, और इजराइल का सपोर्टर कौन है, यूएस से। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है इन दो नेशंस के बीच में जो पंगे चल रहे हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में अपने आप को एक मीडिएटरी से बचाते हुए इनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना। तो इसी के बारे में इस पूरे न्यूज़ में आर्टिकल में बताया है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी देखिए पिछले 10 दिन के अंदर में प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन अब्बास और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से पिछले 10 दिन से मिल भी रहे थे और बहुत कंसर्न रेज करा कि जितने गाजा स्ट्रिप पे जो फाइट्स के वजह से जो भी डीप कंसर्न हुए हैं, लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, आपको भी पता है जो भी चल रहा है अभी न्यूज़ में। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से इंपॉर्टेंट ये है कि कंसर्न क्या है, क्योंकि देखिए कंसर्न मैंने बताया ना, जिस तरीके से हम इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया से हो गया, यहाँ से हम डिफेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और यहाँ पे कारगिल वॉर के टाइम पे भी इनने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और ईरान, और रही बात ईरान, तो ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कि अब जैसे पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान जो है हमें इंडियन ओशन में पोर्ट का यूज़ करने नहीं दे रहा वेस्ट एशिया में जाने के लिए,
और अफ़गानिस्तान में तालिबान का अटैक हो गया है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ईरान का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। और ईरान से हम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। चाबार पोर्ट का भी, ग्वादर पोर्ट का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सॉरी, चाबार पोर्ट का, ग्वादर तो पाकिस्तान में है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इन दोनों नेशंस की वजह से इंडिया को क्या क्या कंसर्न फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि देयर आर अबाउट 18,000 इंडियंस हैं जो इजराइल में काम करते हैं, और 5 से 10,000 इंडियंस हैं जो ईरान में हैं, और नियरली 90 लाख लोग ऐसे हैं जो ओवरऑल रीजन में रहते हैं, इसके आसपास की कम्युनिटी में। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो यहाँ से माइग्रेटेड पीपल है उनके लिए भी नुकसान है। ऊपर से वेस्ट एशिया इंडिया को 80% ऑयल सप्लाई करता है। तो भाई ऑयल पे तो हम पूरे पूरे डिपेंड है वेस्ट एशिया पे, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। और दूसरी बात, अरब कंट्री में ईरान इसराइल के साथ साथ और भी जो भी नेशन हुड्स हैं वो मिडिल ईस्ट के साथ भी, जैसे कि इराक है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ठीक है, इनके साथ भी रिलेशन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों की लड़ाई इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन हाँ, ये बात है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत बड़े स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है चागोस आर्टिकल। देखिए ये मेनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ठीक है। मैं स्टोरी बता देती हूँ आपको, प्रीलिम्स के हिसाब से आप ये चागोस आर्टिकल्स प्लीज़ मैप में रिवाइज कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है ये, देखिए चागोस आर्टिकल क्या है, ये इसके बगल में ही मॉरिशस है यहाँ पे, ठीक है। अब मॉरिशस पे क्या है, ब्रिटेन का आपको पता है कॉलोनाइजेशन रहा है कितने लंबे टाइम से। तो कॉलोनाइजेशन के टाइम से चागोस पहले मॉरिशस का ही पार्ट था ये, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन ने इस एरिया को भी हड़प लिया, इसको हड़प लिया तो इसको भी हड़प लिया, ठीक है। 1960s में मॉरिशस तो फ्री हो गया, लेकिन ब्रिटेन ने ना चागोस मॉरिशस को नहीं दिया, अपने पास रख लिया, क्योंकि ये लोकेशन स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चागोस आइलैंड के पास ही एक लोकेशन है डियागो गार्सियो, जहाँ पे आज अमेरिका का बेसल है। क्योंकि अमेरिका और यूके ने ना 1988 के आसपास जो है अपने बीच जो है एक साइन ट्रीटी करी थी 1966 के आसपास, जिसको बोलते हैं BIOT, यानी जिसको बोलते हैं ब्रिटेन साइन एंड एग्रीमेंट विद US विच इज़ मेड BIT, ठीक है, दो कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें डियागो गार्सियो और चागोस में जो है मेनली बेसल, अपने जो आर्म बेसल्स हैं उनको सेटल करने के लिए यहाँ पे दोनों का साइन हुआ था, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए ये लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, ये चागोस और डियागो गार्सियो करके एक पास में ही आइलैंड है। इसका यूज़ अमेरिका ने कहाँ कहाँ किया है। अभी जैसे अगर आप रिसेंटली अगर आप बात करोगे, जो जितने भी US में या चाइना का जितना भी कन्वर्जेंस बढ़ रहा है इंडियन ओशन में, या फिर गल्फ वॉर हुआ हो, या मिलिटेंट बेस हो, इवन अफगानिस्तान में जो तालिबान का अटैक है, उन सब पे नज़र जो है डियागो गार्सियो के लोकेशन से और चागोस के आइलैंड के लोकेशन से ही अमेरिका नज़र रखता है। इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ऑल दो मॉरिशस ने बहुत बार 2017 में भी इंटरनेशनल जो जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट में भी, जनरल असेंबली में भी ये केस लेके गए कि ब्रिटेन ने मॉरिशस से ज़बरदस्ती इस चागोस आइलैंड को ले लिया है, जो कि दे नहीं रहे हैं अब, ठीक है। ऑल दो इस पे केस चल रहा है अभी तक, जो है यूके ने कहा कि हाँ हम इसको लौटा देंगे, ठीक है, लेकिन यूके लौटाने से रहा और ये मुद्दा चल ही रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये आर्टिकल था आपका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।